स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही यहाँ पर जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके पहले आपको ऑलरेडी 3 वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं। जहाँ पर भैया अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है अप्लाइड फिजिक्स 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपली आपको उस पर विजिट करना है और जितने भी वीडियोज़ मैंने दी हैं सारी वीडियो देख लेनी है। पहली वीडियो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, पहले उसको देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे। साथ ही साथ 30 मिनट की सेकंड वीडियो दी है जहाँ पर जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बता दिए हैं। उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और तीसरी जो वीडियो मैंने आपको दी है भैया उसमें यहाँ पर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे। तो अगर आप उतना ही तैयार करके जाते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बैक कभी भी नहीं लगेगी अप्लाइड फिजिक्स में। तो इसके लिए जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है, या फिर मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ। सिंपली आपको क्लिक करके यहाँ पर उस प्लेलिस्ट को जरूर से वॉच कर लेना है, तभी आप अच्छा अंक गेन कर पाएंगे अपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर ले, मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ उसमें जितने भी सॉल्व मतलब करके मैं आपको दूंगा। अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो केमिस्ट्री में भी आप अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह देते रहता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है सभी वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन होइए। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं सिंपली आपको टेलीग्राम पर चले जाना है और सर्च करना है @ लिख के यूपी स्टडी पॉइंट, बिना स्पेस के यूपी स्टडी पॉइंट आपको लिख देना है। सिंपली आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक करिएगा और आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए और आपको यहाँ पर समझाते हैं भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपको पढ़ने हैं। इसके पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने वॉच कर ली है तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है? यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उनके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो तो ऐसा पिंड को क्या कहा जाता है? दृढ़ पिंड कहा जाता है, जो कि 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। घूर्णन गति से क्या तात्पर्य है? घूर्णन गति भी कई बार रोटेशनल जो कि फोर्स होता है, रोटेशनल जो कि होती है यहाँ पर आपकी, इसको भी यहाँ पर पूछ लीजिएगा है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। इस तरीके से जब कोई व्यक्ति यहाँ पर वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है ये यहाँ पर, और उसका जो अक्ष है को केंद्र अक्ष यहाँ पर हो, जैसे कि हमारी यहाँ पर पृथ्वी गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जो लट्टू करता है सेम वही यहाँ पर है जो घूर्णन गति कहलाती है। जड़त्व आघूर्ण, जो कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जरूर से पढ़ के जाना है। पिंड के किसी भी कण का जो घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के कण के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के अनुपाती होता है, जो कि जड़त्व आघूर्ण I = mr² होता है। ये आप 100% याद करके जाइए, जड़त्व आघूर्ण से एक ना कोई क्वेश्चन जरूर से आता ही आता है। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते स्टूल पर भुजा फैलाकर बैठा है, यदि वह अचानक अपनी भुजाएं नीचे गिरा ले तो वह कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में क्या परिवर्तन होगा? इस तरीके के यहाँ पर टिपिकली क्वेश्चन जो कि टेक्निकली क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी पिक कर लिया है। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा और कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तैराक पानी में कूदते समय अपने शरीर को मोड़ लेता है, क्यों? कारण बताइए। तैराक पानी में ऊपर कूदते समय कूदते के बजाय अपने शरीर को मोड़ लेता है, इससे जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है, जिससे तैराक हवा में सुगमता से कैला लेता है, मतलब कि वो चल पाता है। अगला है, हेलीकॉप्टर के 2 नोदक ही क्यों लगाए जाते हैं? तो भैया हेलीकॉप्टर में संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें ही एक नोदक है तो घूमने पर कोणीय संवेग संरक्षण के कारण हेलीकॉप्टर स्वयं नोदक की विपरीत दिशा में घूमेगा, जिससे कि यहाँ पर वो डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए इसमें 2 नोदक लगाए जाते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा के आधार पर जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और 2 नंबर में हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के आधार पर जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। किसी पिंड के किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर तथा वह पिंड उस अक्ष के परितः के एकांकी कोणीय वेग से घूमता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं k = 1/2 I⍵², या फिर I = 2k अपान ω², यही आपका यहाँ पर होता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा के आधार पर जड़त्व आघूर्ण को यहाँ पर इसी तरीके से दर्शाया जाता है। घूर्णन त्रिज्या क्या है? घूर्णन त्रिज्या कई बार पूछा गया भैया, ये आप जरूर से याद करिएगा। यदि किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर इस प्रकार केंद्रित मान लिया जाए कि इस बिंदु की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हो कि दूरी वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए तो इस दूरी को भी घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। घूर्णन त्रिज्या याद कर लीजिएगा जरूर से। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% अगर आप याद करके जाएंगे तो यार कोई भी फेल आपको नहीं कर पाएगा।
तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल आघूर्ण तथा जड़ आघूर्ण के बीच संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसको स्थापित किया जाता है। बल आघूर्ण तथा जड़ आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मानो कोई पिंड किसी गुणन अक्ष के परितः अचर कोणीय त्वरण अल्फा से गुणन कर रहा है। पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा। माना रेखीय त्वरण अलग अलग होंगे। माना कि किसी एक पिंड का द्रव्यमान यमो और उसकी गुणन त्रिज्या अक्ष से दूरी जो कि यहाँ पर है r1 है, तभी इस कण का रेखीय त्वरण जो कि a1 = r1 अल्फा। आपने अभी यहाँ पर कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में आपने यहाँ पर संबंध स्थापित किया था इसके पहले वीडियोज़ में जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, तो उसमें से यहाँ पर माना गया है कि रेखीय त्वरण = r1 अल्फा। A1 मतलब कि पहला यहाँ पर त्वरण है और R1 मतलब कि त्रिज्या जो कि उसकी यहाँ पर पहली वाली R1 मानी गई है। इस कण पर लगने वाला F1 बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, m × a होता ही है। F1 हो जाएगा तो m1 × a1। a1 के स्थान पर हम रख देंगे जो R1 अल्फा मिला हुआ है, सिंपली हम वहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा m1 R1 अल्फा। इसके बाद F1 पर गुणन के अक्ष के परितः जो जड़ आघूर्ण है उसको किस तरीके से कहेंगे, तो भैया बल इंटू दूरी होता है, आघूर्ण = सिंपली हम वहाँ रख देंगे, क्या हो होगा F1 × R1। और F1 का हमने निकाला है m1 R1 अल्फा इंटू R1 दो बार हो जाएगा, तो ये होगा m1 R1 अल्फा। तो इस प्रकार से यदि किसी पिंड के अन्य कणों के द्रव्यमान m2 m3 इस तरीके से डॉट डॉट मान ली जाए अनंत तक, और दूरियां जो कि यहाँ पर R1 माने थे हम, तो वहाँ पर R2 R3 कुछ भी माना जा सकता है। तो उनके जो जड़ों तागुड़ होंगे वो भैया इसी तरीके से होंगे। m1 माना जाएगा तो m1 में आ जाएगा, R1 में आ जाएगा, और m2 माना जाएगा R2 माना जाएगा तो m2 R2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m2 R2 अल्फा m2 R2 स्क्वायर अल्फा तथा m3 R3 स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्य करने वाले बलों के आघूर्णों के योग के बराबर माने, तो टाउ = क्या हो जाएगा, टाउ = हो जाएगा सभी का योग करके हम अनंत तक अगर करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं समेसन के हिसाब से इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी संख्याओं को इस तरीके से जोड़ा जाता है अनंत तक तो हम सिग्मा लगा देते हैं, इसे हम समेसन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनको शॉर्ट में समेसन m r स्क्वायर, जो कि पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ आघूर्ण है, इसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, जो कि टाउ = हो जाएगा आई, यहाँ m r स्क्वायर के स्थान पर आई और इंटू अल्फा। तो बल आघूर्ण = क्या हो जाएगा, जड़ आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। यही हमारा संबंध होता है जो कि होता है यहाँ पर बल आघूर्ण तथा जड़ आघूर्ण में। इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कि है कैपलर का नियम, यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था, कैपलर के जितने भी नियम है पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। कैपलर के ग्रहों की गति संबंधी यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट सन भी पढ़ा हुआ 2017 2019 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। अगला यहाँ पर कैपलर के ग्रहों के संबंधित नियम, कैपलर ने 2 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला जो कि है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्का लगाते हैं तथा सूर्य उन सभी के फोकस में स्थित होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये सूर्य है और सभी ग्रह इस तरीके से यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार किस तरीके से होगा, इलिप्स के इस तरीके से, ये सूर्य है, ये यहाँ पर सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यही यहाँ पर बोला जा रहा है पहले नियम में। सूर्य तथा किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा के बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम, तथा जब ग्रह सूर्य के दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम हो जाती है। चित्र में आपको दर्शाया भी गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नज़दीक है तो उसकी चाल अधिकतम, दूर है तो यहाँ पर उसकी चाल कम हो जाती है, जो कि आपको दर्शाया गया है। यदि ग्रह दिए गए समय अंतराल में ए से बी तक जाता है तो उतने ही समय अंतराल में सी से तक जाता है, जबकि क्षेत्रफल ए से बी बराबर तथा आपस में बराबर होंगे। अगला है सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ता का अच्छा तथा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप जरूर से याद करिएगा, कैपलर का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था यार, याद करके जाइएगा, हो सकता है कि आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है भैया कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ तनाव का भी सामर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जरूर से याद करिए। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर तथा इसकी बीमा MT-1 होती है। पृष्ठ तनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप इतना यहाँ पर एक बार आपको ध्यान में रहेगा तो आप जरूर से पृष्ठ तनाव लिख के आएंगे। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव इतना मीटर है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि साबुन के घोल के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा 1 मीटर तथा इसके लंबवत इतना न्यूटन
स्पर्श रेखी बल कार्य करेगा। अगला यहाँ पर है भैया, यदि द्रव को गर्म किया जाए तो केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव को अगर गर्म करते हैं तो केस नली में द्रव स्तंभ ऊंचाई घट जाती है। हाँ दोस्तों, घट जाती है। अगर गर्म किया जाता है तो उनके यहाँ पर जो बीच की सांद्रता है वो कम हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर उनकी जो ऊंचाई है वो भैया घट जाती है। कई बार पूछा गया यार, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, जो 10 नंबर के ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो याद जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2011-2016 में ये पूछा गया है। एक क्षैतिज पाइप में जल के प्रवाह का वेग इतना है, जल वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में 2 नंबर में। तो सिंपली आपको यहाँ पर पहले वेग लिखना है। वेग आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जी का मान आप जानते ही हैं 10 मीटर पर सेकेंड। बस वेग से इसका फार्मूला लगा देंगे, v²/2g। 10 × 10/2 × 10 ये कट जाएगा, 10 से 10, 2 पंचे 10, 5 मीटर आ जाएगा आपका यहाँ पर वेग शीर्ष। एकदम आसान यहाँ पर है। मैंने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पिक किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बस पिक किए हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल से भी नहीं करूँगा। यदि केस नली को थोड़ा झुकाया जाए तो केस नली में द्रव स्तंभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो केस नली को थोड़ा झुकाने पर द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसमें कोई भी परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। तो द्रव ऊंचाई 100% कुछ भी नहीं होगा। अगर गर्म किया जाता तो घटता, ठंडा किया जाता तो बढ़ता, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल के पृष्ठ तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। गर्म करके या तेल डालकर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। अगर हम तेल डाल देते हैं तो उनके जो बीच का श्यानता है वो कम हो जाता है, या फिर गर्म करते हैं तब भी यहाँ पर उनके कण जब इधर उधर गति करने लगते हैं तब भी यहाँ पर उनकी श्यानताएँ कम हो जाती हैं। अगला है क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली प्रमेय लिखित। क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली प्रमेय P+1/2 रो v² नियतांक होता है। लेकिन इसको आप सिद्ध करना सीख लीजिएगा। जी दोस्तों, बर्नौली प्रमेय की जो यहाँ पर प्रमेय है उसको सिद्ध करना से सीख लीजिएगा। आपके पास समय है, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाए हैं। जितने क्वेश्चन बताए इसको आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं इसको डाल भी दूंगा, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो आपको 15 क्वेश्चन वो दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो जो मैंने 30 मिनट की आपको दी है उसको भी जरूर से यहाँ पर वॉच कर लीजिएगा। सभी वीडियोज़ एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जाइए आप आराम से अपना पेपर अच्छे से अच्छा पेपर आप यहाँ पर दे के आएंगे। बाकी एक मॉडल पेपर भी अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप जरूर से आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।